हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए और हाँ, बारिश का मजा लेते रहिए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया और आयशा के उधेड़ बुन के बीच, उनके इमोशन की दरार के बीच कई तरह के प्रश्न उन दोनों के माथे में कौध रहे थे। अब आगे। दोपहर का सूरज खिड़की के झीने पर्दों से छनकर कमरे की लकड़ी की जमी पर चुपचाप सो रहा था। हवा में इलायची की परछाई नहीं थी आज, बस हल्की कॉफी और गर्म कागज की महक तैर रही थी। एक और माया अपनी चौड़ी डेस्क पर हल्के झुके हुए नीली स्याही वाले पेन से अपने नए उपन्यास के किरदारों में सांसें भर रही थी। उसके बाल आज खुले थे, कुछ उंगलियों में उलझे, कुछ माथे की रेखाओं में बहके हुए। दूसरी ओर थोड़ी दूर जमी पर बैठी तकिए के सहारे आयशा अपने लैपटॉप पर कुछ नोट्स बना रही थी, शायद अगले इंटरव्यू की तैयारी में खोई हुई, या शायद माया की हर चुप्पी को दस्तावेज बना रही बगैर कुछ कहे। उन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, मगर मौन की वो परत ऐसी थी जैसे संगीत के ठीक पहले की सांस। कभी कभी माया की कलम ठहरती और वो एक नज़र आयशा पर डालती, जैसे देखना चाहती हो कि क्या वाकई ये स्त्री उसके जीवन में सांस ले सी हकीकत है या महज एक कल्पना। आयशा भी स्क्रीन पर टाइप करते हुए कभी माया की ओर देखती, उसकी उंगलियों की चालें उसके माथे पर बदलते भाव और उन होठों को जो चाय की प्याली के बिना दोपहर नहीं पहचानते थे, लेकिन आज उसकी जिद की वजह से कॉफी में उलझे हुए थे। हर बार एक दूसरे को देखते ही दोनों सिर झुका लेते थे, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। बाहर गुलमोहर की शाखें हवा में कांप रही थी। घर के भीतर सन्नाटा यूं बसा था जैसे प्रेम पहली बार वहां ठहरने आया हो। विस्मित करने वाले दृश्य थे ये। शाम ढलने को थी, कमरे में सुनहरा नीला रंग भर रहा था। आयशा धीरे से उठी, रसोई से चाय की 2 प्यालियां बना लाई, माया के लिए अदरक वाली, अपने लिए सादी। कप प्लेट में रखकर वो धीमे कदमों से माया की तरफ बढ़ी। माया लिखते लिखते गहरी सांस में थी, शायद कोई किरदार उलझ रहा था आज। आयशा उसके पास पहुंचती है, प्लेट मेज पर रखने लगी, तभी उसके हाथ से माया की उंगलियां छू गई। सिर्फ एक स्पर्श, एक बेहद मामूली मगर बेतरह सजीव क्षण। माया की उंगलियां हल्की गर्मी से कांप उठी थी, उसकी आंखें कुछ कहने को उठी, मगर आयशा ने आंखें नहीं मिलाई। वो ऐसे भागी जैसे किसी पुराने प्रेम पत्र को अनजाने में पढ़ लिया हो उसने। और कमरे से निकलते हुए वो सोच रही थी, क्या था ये? एक बिजली थी या कोई सपना? क्यों हर बार जो उसे छूते मैं खुद से भाग जाती? माया वहीं बैठी रह गई, उसका हाथ वहीं ठहरा रह गया जैसे किसी अनजाने भाव को थामे हुए था। ऐसे छूने में जो सिहरन होती है ना, वो कहती नहीं, बस याद रह जाती है। बाहर की दीवारों पर शाम गहरा रही थी, मगर अंदर अंदर उनके बीच कुछ पिघल रहा था। शाम की चौखट पर दस्तक दी जा रही थी और माया का घर, बालकनी में 2 कप चाय, हवा में हल्की ठंडक और बहुत कुछ अनकहा। तभी आयशा फिर से माया के सामने बैठती है।
इंटरव्यू के कुछ सवाल पूछ लूं आपसे? माया मुस्कुराते हुए चाय की सिप लेती है। आई थिंक आप इसीलिए यहाँ रुकी हैं, तो पूछ ही लीजिए। आपको इजाज़त की ज़रूरत क्या बात है? आयशा थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए, हाँ वैसे तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे इजाज़त की क्या ज़रूरत। तो ठीक है, चलिए मिस माया, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या मैं आपकी उम्र जान सकती हूँ? और माया ने उससे फिर से कहा, और उम्र का इस इंटरव्यू से क्या कनेक्शन है? आखिर पता तो चले कि किस उम्र की महिला इस तरह के जज्बात उकेर रही है। ठीक है, और जवाब से क्या बदलेगा? शायद बहुत कुछ। माया मुस्कुराते हुए, मैं 39 की हूँ आयशा, कहो तो 40। तुम्हारी जितनी नहीं, शायद 2 जिंदगियां जी चुकी हूँ तुमसे पहले। और आयशा उसे देखती रही। ओके, आपके किसी करीबी का जिक्र आपने कभी नहीं किया? कोई है आपके पास? था, मगर था से आगे नहीं गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ नाम और काम से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। और वही उसकी सच्चाई रही होगी। और अब कोई है आपके पास? अब बस एक ही करीबी है, अवनी। और आयशा अचानक से खुद को संभालती है। अवनी कौन है वो? लड़खड़ाते हुए पहली बार देखा था माया ने आयशा को, वरना इंटरव्यू के दौरान तो काफी व्यवस्थित रहती थी वो। जैसे ये सवाल किसी जर्नलिस्ट आयशा ने नहीं, किसी एक सजीव आयशा ने पूछे थे, जो कुछ किरदारों को समझना चाह रही थी और कुछ किरदार को खुद में अपनाना चाह रही थी। माया थोड़ी देर यूं ही उसे देखती रही, और फिर, मेरे बचपन के दोस्त, एकमात्र इंसान जिसने मुझे मेरी सबसे बुरी हालत में भी नहीं छोड़ा। और आयशा ने कहा, क्या अब भी बात होती है? हर हफ्ते, कभी चाय पर, कभी खामोशी पर। उनसे आप सब कुछ कहती हैं? नहीं, बस इतना कि मैं अब भी सांस ले रही हूँ। अच्छा, तो क्या इस इंटरव्यू का भी जिक्र किया आपने उनसे? किया था, और उसने सिर्फ इतना ही कहा, संभाल कर रहना, इंटरव्यू इतना आसान नहीं होता, बहुत बार लोग चले जाते हैं। क्या वो जानती हैं कि आप डरती हैं मोहब्बत से? वो जानती है कि मैं खुद से डरती हूँ। आपकी ज़िंदगी में क्या सब पहले से तय है? नहीं, पर अब मैं तय करना सीख रही हूँ, मगर साथ में कोई हो तो आसान लगता है। और एक सवाल, आपने कभी अवनी से? दोस्त है वो मेरी आयशा, और हमेशा रहेगी, लेकिन वो मेरी परछाई है, प्रेम नहीं। और अगर कल वो नहीं रही तो मैं बस एक किताब छोड़ जाऊंगी, वो उसे पढ़ लेगी। माया, कहिए, कभी सोचा है कि किसी महिला के लिए? सोचा नहीं था, मगर जब हुआ तो झुठलाया भी नहीं। क्या अवनी को कभी शक नहीं हुआ? शक? वो जानती थी मेरे रिलेशनशिप के बारे में, बस इतना ही कहा, प्यार किसी भी रंग में आए वो सुंदर होता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या ये सच्चा है या सिर्फ एक एहसास? जो हर दिन कह रहा है वो झूठ कैसे हो सकता है आयशा? ठीक है, क्या मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूं? आखिरी मतलब इस इंटरव्यू का आखिरी। पूछिए। अवनी आपकी कौन है? वो मेरी नींव है। प्यार अगर एक तरफा हो तो वो सच्चा होता है, क्या ये बात सही है? प्यार कैसा भी हो सच्चा ही होता है आयशा, बस सामने वाले की दृष्टि में शायद वो बोझिल हो जाए, जटिल हो जाए, लेकिन जिसे होता है उसके लिए तो वो सच्चा ही होता है ना। और इसके साथ ही आयशा ने इंटरव्यू बंद कर दिया था
अब भी प्रेम की असली परिपक्वता से वाकिफ होना बाकी था उसका। और शाम फिर से ढलने लगी थी। शाम फिर से अपनी चार दीवारी से उतर गई थी और रात की काली एक बार फिर से उन दोनों के बीच जैसे कोई नई राग छेड़ रही थी। जैसे जैसे शाम उतरती रही, घर के दरवाजे पर एक छाया बढ़ती गई, लंबी, ठहराव से भरी। माया उस वक्त बालकनी में बैठी थी और आयशा किचन की ओर जा रही थी, चाय की प्याली रखने। तभी घंटी बजी। आयशा ने इतना ही कहा, मैं खोलती हूँ, आप बैठिए। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने जो देखा उसकी सांसें एक पल को अटक गई। एक स्त्री खड़ी थी, गहरी जैतूनी आंखें, चौड़ा माथा और चेहरे पर वो सलीका जो वक्त से नहीं कॉन्फिडेंस से आता है। उसके बाल रेस में सिल्क वेव्स में लहराते हुए खुले थे और पहनावे में ऐसी नज़ाकत जैसे क्लासिक संगीत किसी चाल में उतर आई हो। हाय, मैं अपनी, उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसका नाम ही महज उसकी पहचान हो। माया घर पर है? आयशा ने हाँ में सिर हिलाया, मगर दिल जैसे पूछ बैठा, क्यों? अंदर आते ही माया जैसे अपनी जगह से उठ नहीं पाई। उसकी आंखों में एक पल की चौक और फिर एक थरथराती मुस्कान जो आज उभर कर सामने आई थी। अवनी, वो सिर्फ इतना ही कह सकी। अवनी आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे माया को गले से लगा लिया। वो आलिंगन लंबा था, बेहद लंबा, जैसे दो मौसम आपस में टकरा रहे हों, एक ठहरा हुआ और एक लौट आया हुआ। आयशा दूर खड़ी थी, हाथ में दो चाय की प्यालियां थी और मन में हजारों सवाल। उसने पहली बार माया की आंखों में वो चमक देखी थी जो अब तक कभी उसके लिए तो नहीं जली थी, और ये सोच कर अखर गया था उसका कलेजा। तू बिल्कुल नहीं बदली, अवनी ने कहा। तू भी तो नहीं, माया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मगर वो हंसी जैसे पुरानी तकलीफ से निकली हो। और ये कौन है? अवनी ने आयशा की ओर देखा। इंटरव्यू के लिए आई, पत्रकार, मैंने बताया था ना, माया ने यूं ही कैजुअल अंदाज में कहा। और आयशा को माया के होठों से अपना ये इंट्रो कुछ अच्छा नहीं लगा था। महज एक पत्रकार, यही तो कुछ चुभ गया था उसके भीतर। आवाज सहज थी, मगर आयशा को लगा जैसे कोई दीवार फिर से खड़ी हो गई है। अवनी ने बैठने का अंदाज भी अलहदा लगाया। उसके पैर करीने से एक दूसरे पर चढ़े हुए, हाथों में हल्के स्पर्श से कब थामे, जैसे हर हरकत उसकी कला हो। उसकी मुस्कान में इतिहास था और वो इतिहास माया से जुड़ा था। आयशा बस देख रही थी, कुछ अतीत, कुछ ऐसी अतीत जो ऐसे होते हैं जिनसे अब भी गर्मी निकल आती है, जिनमें अब भी गर्मी बाकी होती है, और कुछ वर्तमान ऐसे जिनमें ठंडक कहीं गहरे में छिपी होती है। ये तो दोस्ताना व्यवहार था, पर आयशा का मन भारी हो गया था। वो चाहती थी माया की ओर खिंच जाए, लेकिन अवनी की उपस्थिति जैसे गुरुत्वाकर्षण को बदल रही थी। कभी कभी कोई अजनबी इतना अपना हो जाता कि हम अपनेपन को ही प्रश्न चिन्ह बना बैठते हैं। माया और अवनी के बीच कुछ अनकहा था, कोई रिश्ता, कोई समय जो आयशा से परे था। माया की नजरों में एक राहत थी, एक अपनापन,
एक कमजोरी जिसे वो अब छिपा नहीं रही थी। और आयशा वो वहीं बैठी रही, अपने हाथ की चाय के कप को धीरे धीरे ठंडा होते देखती रही। और समय जैसे बदलता रहा था। ये समय ही तो था जो इस रफ्तार में बदल रहा था। वो जानती थी माया को, आयशा से भी पहले। जितना माया खुद को जानती थी, शायद उतना ही। शाम ढल रही थी, पर घर की दीवारों के भीतर कुछ और ही उजाला था। अवनी के आने से माया जैसे कुछ और ही हो गई थी। उसकी चाल में हल्कापन आ गया था। आंखों में कोई पुरानी सुबह झांक रही थी। आयशा दूर बैठी थी, सोफे के कोने में, जैसे अतिथि अब वही हो। उसके हाथ में लैपटॉप था, मगर उंगलियां ठहर गई थी। आवाज कमरे में तैर रही थी, हंसी की, स्मृतियों की और एक पुराने रिश्तों की धड़कन की। माया, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं रहा? इलायची की कुल्फी? सीरियसली? अवनी ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, आंखों में नाराजगी और पलकों के नीचे छिपा दर्द। मैं ठीक हूँ अब, माया ने कहा और नजरें चुराई। तू ठीक नहीं है, और तूने मुझे बताया भी नहीं। अवनी का स्वर धीमा हो गया, जैसे कोई टूटी हुई धड़कन की मरम्मत करने आया हो। अगर मैं नहीं आती? माया कुछ नहीं बोली। उसकी उंगलियां तकिए के कोने में उलझ गई थी। तभी अवनी ने उसका चेहरा धीरे से अपने हाथों में लिया। इतनी सहजता थी उसने, जैसे कोई अपना, बहुत अपना जख्मों को गिन रहा हो। तो क्या समझती है माया, मैं अभी तुझसे दूर हूँ। मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे लिए हूँ। कम से कम दर्द तो बताया कर। यह संवाद सिर्फ एक दोस्त का तो नहीं था, वो एक आवाज थी जो माया के भीतर के डर से बातें कर रही थी, जो उसकी खामोशियों की भाषा समझती थी। आयशा का दिल धड़क रहा था। अंदर कुछ इतना तीखा चुभ रहा था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने देखा माया ने पहली बार खुद को किसी के सामने इतना खुला छोड़ा था, बिना किसी दीवार के, बिना किसी पर्दे के। फिर अवनी ने कहा बेहद धीमे, बेहद नर्म स्वर में, मैंने तुझे आज भी वैसे ही संभाल कर रखा है, जैसे बचपन में तू बारिश से डरती थी और मैं तेरा छाता बन जाती थी। तू चाहे जहाँ भी चली जाए, मेरी दोस्ती की मिट्टी अभी तेरे पाँव में लिपटी है और आगे भी लिपटी रहेगी। माया की आंखें भर आई थी, कमजोरी को छिपाना जैसे भूल चुकी थी वो। और आयशा, वो एक पल को सब कुछ भूल गई, अपना उद्देश्य, अपने सवाल, अपने एहसास, क्योंकि जो उसने देखा वो अपनापन था, बेझिझक, बिना शर्त और शायद बेइंतहा। उस रात माया मुस्कुराई थी, पहली बार खुलकर, और आयशा ने महसूस किया कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ वो देती है जब आप किसी को पहली बार किसी और के लिए मुस्कुराते हुए देखते हैं। उसकी हंसी किसी और के लिए थी और आयशा बस उस पल की गवाह थी। रात गहराई में उतर चुकी थी, चारों ओर खामोशी बिछी थी, ऐसी जैसी हर आवाज ने खुद को समेट लिया हो। माया का घर उस पल एक किताब बन चुका था, जिसके किसी पुराने अध्याय की कोई पंक्ति आज लौट आई थी। अंदर कमरे में माया और अवनी थे। हंसी की हल्की ध्वनि बाहर तक आ रही थी और बाहर बालकनी में अकेली बैठी थी आयशा। उसकी उंगलियों में माया की वही किताब थी, जिसके पन्ने को वो समझना चाहती थी, जिसकी लेखनी उसे उस स्त्री के और करीब ले जा रही थी, जिसे वो अब तक समझ नहीं पाई थी। आयशा के सामने फैला था एक खुला आसमान, लेकिन मन के भीतर सिमटी थी एक असहज उलझन,
वो नहीं जानती थी ये जो दिल की जमी हिल रही है वो प्रेम है या असुरक्षा। वो चाहती थी माया से सवाल करे, कौन है ये अवनी और तुम्हारी आंखों में उसके लिए इतना क्यों है? मगर उसने खुद को छिप रखा, क्योंकि प्रेम अगर सच में प्रेम है तो वो सवाल कहाँ ही पूछता है, वो इंतजार करता है और चुपचाप भीतर ही भीतर मरता रहता है। उसने धीरे धीरे किताबें छोड़ी, एक पंक्ति उस पर ठहर गई थी उसकी नजर और उसने उस पंक्ति को पढ़ा। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारे जीवन में लौटते हैं ताकि हम जान सकें किसी और के आने से पहले हम किन के साथ अधूरे थे। आयशा की आंखें छलक आई। उसने किताब जोर से बंद की और खुद को भी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। माया और अवनी बालकनी की ओर आए। अवनी के हाथ में चाय थी और माया की मुस्कान अब किसी और रोशनी में खिल रही थी। माया ने यूं ही पूछा, तुम सोए नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही, आयशा ने सहमत स्वर में कहा, मगर भीतर उसके हर कुछ बिखर रहा था। अवनी मुस्कुराते हुए उसे देखते भीतर चली गई थी और माया वहीं खड़ी रही। कुछ देर तक वो बस आयशा को देखते रही, लेकिन कहा कुछ नहीं। आयशा ने उसकी ओर देखा। आप खुश लग रही हैं, उसने इतना ही कहा और वो खुश शब्द इतना भारी था जैसे कोई डूबता हुआ अपने हाथ से पानी को सहला रहा हो। वो मेरी बचपन की दोस्त है, माया ने कहा। बहुत कुछ जानती है मेरे बारे में और बहुत कुछ जो मैं भूल जाना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती थी। आयशा ने मन ही मन पूछा, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास हमारी अधूरी कहानी का वो हिस्सा होता है जिसे हम खुद लिखना भूल गए होते हैं। आयशा लौट गई अपने कमरे में। उसने अपने सामान को देखा, कुछ किताबें, कुछ कपड़े और एक अधूरा दिल। वो माया की देखभाल के लिए आई थी, मगर अब लगने लगा वो माया के अतीत की छाया से लड़ रही है। रात भर नींद नहीं आई। सुबह जब उठी तो देखा माया अकेली बालकनी में थी। अवनी कहीं बाहर जा चुकी थी। माया की आंखें सूनी थी और आयशा ने पूछा, चाय बनाऊं? माया ने हाँ में सिर हिलाया, पर एक शर्त पर। क्या? चाय को थोड़ा कड़वा रखना आज। और मन के हालात को समझते हुए माया के आयशा ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। स्थान वही पुस्तक से भरा कमरा, सुबह की हल्की धूप, लेकिन मन में कुछ बोझिल उदासी। आयशा टेबल पर रिकॉर्डर रखती है, माया सामने है, कागजों के ढेर, अधूरी पांडुलिपियां और हाथ में लौटी अपने पुरानी दोस्त माया। अवनी की उपस्थिति पर एक जानी पहचानी शांति बटाए बैठी थी। आयशा जानती थी ये आखिरी इंटरव्यू है, शब्द कम पड़ सकते हैं, मगर आंखों में भरे सवाल किसी लेखनी से कम कहाँ ही थे। और वो माया से सवाल करती है, तो माया, जैसा कि आप जानती हैं ये इंटरव्यू का आखिरी फेज है, तो मैं बस कुछ सवाल पूछूंगी। आपकी नई किताब कब आ रही है? जब भीतर का सन्नाटा शब्द बन जाएगा तब कह सकते हैं 2 या 3 महीने में। और नाम क्या रखा है आपने उस किताब का? सोचा नहीं है, पर लगता है जैसे उसका नाम खामोशियों की पेशी, हर पन्ना जैसे एक गवाही देगा चीख चीख कर। बस केस कटघरे में नहीं लड़े जाएंगे। आयशा फिर से मुस्कुराती है और सवाल करती, और इस बार भी महिला नायिका? हाँ,
लेकिन नायिका खुद को नायिका नहीं मानती इस पर। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए लिखा जाना चाहिए। और ये कितना करीब है आपके, जितना मेरी परछाई से रिश्ता, हमेशा साथ लेकिन कभी भी ठीक से दिखाई नहीं देता। क्या आपकी कहानियाँ आत्मकथन है? हर लेखक चोरी करता है आयशा, अपने ही जीवन से। शायद मैं भी वो चोर हूँ। आप किससे भाग रही हैं? शायद उस वक्त से जब मैं पहली बार कलम उठाकर लिखना चालू करती। अवनी की वापसी ने क्या बदला आपके भीतर? एक दरार फिर से खुली है, जिसमें मैंने सालों पहले खुद को बंद किया था। और आप दोनों के बीच रिश्ता, दोस्त है मेरी, लेकिन दोस्त से कहीं ज्यादा। कह सकती हूँ कि वो मेरे बारे में हर वो चीज जानती है जो शायद मैं भी नहीं समझ पाती हूँ। तो क्या इसे प्रेम कहा जाए? बिल्कुल नहीं। प्रेम में कई त्रुटियां हो सकती है। मेरी और अवनी की दोस्ती में ऐसी कोई त्रुटियां नहीं है। आपके लिए प्रेम क्या है माया? एक अधूरी कविता जिसे पूरा करने वाला अक्सर अधूरा रह जाता है, और इसके साथ ही कविता भी। तो क्या अधूरा रह जाना गलत है? नहीं, अधूरापन ही तो कुछ महसूस करने का सबूत है। अगर आप कभी पूरी तरह किसी को चाहें तो मैं खामोश रहना पसंद करूंगी, क्योंकि चाहना शब्दों से नहीं हो पाता। आपके मुताबिक रिश्ते कैसे टिकते हैं? उन सवालों से जो पूछे नहीं जाते, और उन जवाबों से जो दिए नहीं जाते। बस सामान्य से सवाल का सामान्य सा जवाब, सच का सच और झूठ का सच, ये सब बता दिया जाना चाहिए। गलती हो तो मान लिया जाना चाहिए, और अगर कुछ इजहार करना है तो कर देना चाहिए। लेकिन अभी तो आपने कहा कि प्रेम में खामोशी बेहतर है। मैंने प्रेम में खामोशी बेहतर कहा है। रिश्ते में प्रेम और उस प्रेम में त्रुटि, ये अलग अलग विषय है आयशा। तो क्या आप ये नहीं मानती कि रिश्तों में प्रेम होता है? रिश्ते में पहचान होती है, रिश्ते में प्यार होता है, रिश्ते में समर्पण हो सकता है। रिश्ते में प्रेम थोड़ा जटिल है। प्रेम के लिए रिश्ते या तो खुद से दूर बसाए जाते हैं, या फिर उनके साथ थोड़ा लेकिन एक शब्द होता है, एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी इच्छा, कभी किसी की आंखों में पड़ी जाऊं बिना बोले। आप डरती हैं कभी कभार। आपके मन का एक रंग घूसर, जैसे धूप और उदासी का मेल। आपके अनुसार सच्चा प्रेम क्या होता है? वो जो लौट कर ना भी आए फिर भी महसूस होता रहे। और अगर आपको सब कुछ फिर से जीने का मौका मिले तो मैं कुछ नहीं बदलूंगी सिवाय अपने डर के। आपके पास अब क्या बचा है? मेरी कहानियां और अवनी। आप मुझे किस तरह देखती हैं? तुम एक प्रश्न शैली हो आयशा, और मेरे जीवन में ये किरदार तुम्हारी प्रश्न शैली की ही रहेगी। आपके भीतर क्या छिपा है? एक अनसुना विलाप और बहुत सी अधूरी चिट्ठियां। आपकी सबसे कठिन रात कौन सी रही है? वो जब मैंने खुद को माफ किया और किसी को बताया भी नहीं। और कभी कोई अगर आपके करीब आ जाए तो मैं सबसे पहले उसे खुद से दूर कर दूंगी। ये बात आयशा को माया ने उसकी आंखों में देखकर कही थी। क्यों? क्योंकि पास आने वाले को खोने का डर सबसे भारी होता है। आपको क्या चाहिए? एक ऐसी सांझ जो बिना बोले सब कह दे। क्या आपने कभी खुद से झूठ बोला है? हर रोज? आपका लेखन इतना तीखा और सच्चा क्यों होता है? क्योंकि झूठ लिखने से अच्छा है चुप रहना। और आप अकेली हैं? बिल्कुल नहीं। आपका सबसे प्रिय शब्द क्या है? यूं तो कही, लेकिन इंतजार, क्योंकि वो सबसे ईमानदार होता है। आप किस चीज से सबसे ज्यादा थक चुके हैं? दाव देने से खुद को हर बार कि मैं मजबूत हूं। अगर आप सब चीज
लुटा दें, आपसे हर चीज छीन लिया जाए तो भी शब्द रहेंगे और मेरी चुप्पियां। एक दिन अगर आप मुझे याद करेंगी तो किस रूप में? एक सवाल के जिसने मुझे मेरी चुप्पियों से मिलवाया था। क्या आप मुझे भूल पाएंगी? नहीं, लेकिन याद भी नहीं रखूंगी, बस महसूस करूंगी किसी किरदार में, किसी कहानी में, या खुद की कहानी के किसी विशेष किरदार में। आपकी अगली कहानी शायद आपके बारे में, एक स्त्री जो सवालों के लिए बनी थी, सवालों में जीती थी, और सवाल ही उसकी प्रेरणा थे। और उस कहानी का अंत वो कभी नहीं लिखा जाएगा। आयशा धीरे से, अगर किसी प्रेमी को आप एक बात कहें तो वो क्या होगी? प्रेम करो, लेकिन जिद मत करो। प्रेम पाने की नहीं, पहचाने जाने की क्रिया है। और अगर वो टूट रहा हो तो टूटने दो। कुछ प्रेम सिर्फ बिखर कर भी पूरे हो सकते हैं। आयशा नजरें झुका लेती है और थोड़ी देर के बाद हल्के स्वर में, अगर आपका कोई अंतिम संदेश उन पाठकों को देना हो जो आपको पढ़ते हैं, उन प्रेमियों को देना हो जो हर शब्द में आपका उत्तर ढूंढते हैं, तो वो क्या होगा माया? अगर प्रेम करना है तो किसी से मौन में प्रेम करना सीखो। शब्द धोखा दे सकते हैं, लेकिन मौन अगर सुना जाए तो हमेशा सच्चा होता है। कुछ अजीब से पल थे, जितने भारी उतने ही हल्के, जितने तीव्र उतने ही रहस्यमयी, और जितने तबाह उतने ही पूर्ण, जितने चोटिल उतने ही संपूर्ण, और जितनी गवाही उतने ही स्वीकार, जितना इनकार उतना ही स्वीकार। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें।